चीफ जुड़ चुके हैं, गंगेश गुंजन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिहार के संपादक एस के राजीव जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम अपने एडिटर इन चीफ का रुख कर लेते हैं। गंगेश जी, यहां पर बात की जाए, जिस तरह से आज कई सारी चर्चाएं चल रही थी, मीडिया में खबरें काफी फैली कि भाई नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की अटकलें थी। उन अटकलों पर आज नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया और जब अपना उन्होंने संबोधन किया तो उन्होंने कहा कि हमारा फुल सपोर्ट जो है पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है और जैसा वो चाहेंगे वैसा हम काम करेंगे। बाकी बिहार की कुछ चीजें हैं जिसको लेकर हम लोग मिल बैठकर बात कर लेंगे। गंगेश जी, देखिए, दो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो यह कि समर्थन किस तरह से है वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया सेंट्रल हॉल में। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है उस हिसाब से देश नहीं चलेगा। उनका कार्य करने का अपना स्टाइल है, वो उसी तरह से काम करेंगे। तो ये दो बातें बहुत स्पष्ट है, लेकिन इन सब से इतर बहुत सारी बातें ऐसी प्रधानमंत्री ने कही हैं जो उनके स्टैंड में जो पहले वो कह रहे थे और जिसके कयास लगाए जा रहे थे वो उससे मैच करते हैं। एक तो उन्होंने 2-3 बार ये कहा कि बड़े फैसलों का कार्यकाल है ये बड़े फैसलों का कार्यकाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कुछ बड़े फैसले इस बार भी होंगे। सभी ये मान रहे थे कि गठबंधन सरकार है, यहाँ बहुत झुकना पड़ेगा, बहुत सामंजस्य बिठाना होगा, एकोमोडेशन और बहुत तरह की चीजें होंगी। तो हो सकता है कि जो तेवर प्रधानमंत्री मोदी के हैं वो इस कार्यकाल में दिखाई ना पड़े। प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनका तेवर वही रहेगा। एक और एलिमेंट जो उनके भाषण में 3 बार या 4 बार जिक्र आया, इस बार इन्होंने मिडिल क्लास की चर्चा बहुत की। सभी जानते हैं कि जो मिडिल क्लास वोटर्स हैं वो बहुत डेडिकेटेड वोटर्स हैं बीजेपी के, और इस बार उन्होंने कहा कि उनके जीवन में जो भी संकट है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उनके जीवन में जो सरकारी हस्तक्षेप है उसको हम दूर करेंगे। सरकारी हस्तक्षेप किस रूप में है वो आप समझ लीजिए, वो टैक्स के रूप में है या वो जो नया काम करने जाते हैं उसमें जो तरह तरह की विभागीय अड़चन है वो उसको लेकर उन्होंने कही। ये बातें, इसके अलावा जो अलायंस के बारे में उन्होंने बातें कही, एनडीए के बारे में जो बातें कही उन्होंने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, जो उन्होंने इस अलायंस को ऑर्गेनिक अलायंस कहा, ये बड़ी बात है। और आप देखेंगे कि जो कमोबेश पुरानी टीम ही अब एक बार तेलुगु देशम, टीडीपी और ये जेडीयू और तमाम लोग जब जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि अकाली दल मिसिंग है और शिवसेना उद्धव गुट भी मिसिंग है इसमें। बाकी वो पुराने लोग फिर एक बार साथ आ गए हैं, तो ये एक इशू है। तो एनडीए के अलायंस को उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिक अलायंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विपक्ष को निशाने पर लिया, उन्होंने कहा कि 3-4 दिन उन्होंने काफी हो हल्ला मचाया है जैसे वो जीत गए हों, और ये सही भी है कि बीच में ऐसा लगा था कि एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, और इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वो कार्यकर्ता हैं। तो कार्यकर्ताओं को हिम्मत देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने इस भाषण में वो उस कांग्रेस के प्रदर्शन और एनडीए की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। एनडीए चौथी बार 5 सालाना सरकार में हिस्सा ले रहा है या भाग ले रहा है, 3 बार हो चुका है और एक अभी चौथा शुरू होने वाला है। तो ये तरह की बात है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पर हम एसके राजीव से भी बात करना चाहेंगे, कि जो नीतीश कुमार ने जिस तरह का भाषण दिया है, अब हम पूरे भाषण को फिर से अगर हम सुने तो हमको साफ समझ में आएगा कि कौन सी कड़ी कमजोर है। ठीक है, क्या कोई कड़ी कमजोर है जिसकी चर्चा मीडिया में बहुत चल रही है।
ठीक है। एसके राजू जी देखिए यहाँ पर जी एसके राजू जी यहाँ पर अगर हम नीतीश कुमार के भाषण को डिकोड करें और उनके भाषण को समझें तो इसमें कुछ चीजें हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम तो एनडीए के साथ हैं और हमेशा एनडीए के साथ ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जाने वाले। लेकिन उन्होंने बिहार के परिवेश में कुछ बातें कही हैं जिसको समझना होगा कि उन्होंने बातों बातों में कहा कि बिहार की कुछ बातें हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे, इस तरह की बातें भी उन्होंने की है। तो क्या नीतीश कुमार के मन में अभी कुछ चल रहा है? ठीक है, लगता है एसके राजू जी की आवाज नहीं आ रही है, हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम गंगेश जी यहाँ पर एक चीज और भी है। यहाँ पर देखिए बात जब होती है मिडिल फैमिली की बात की गई कि मिडिल क्लास फैमिली की जब बात की गई उसको इस बार मिडिल क्लास फैमिली को लेकर चर्चा की गई। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण में वो दिखा। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से इस बार वोट परसेंटेज रहे बीजेपी के 240 पर आके टिक गए और 293 है इस वक्त इनके पास, तो बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो फैमिली है, कई लोग तो वोट नहीं करने गए, कई लोगों ने उनके विपक्ष में वोट किया। तो उसको भी साधने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से अगली बार जो है मिडिल क्लास फैमिली को साधा जाए और उनका जो वोट परसेंटेज घटा है उस वोट परसेंटेज को अपनी ओर किया जाए। देखिए मनीष, अब इसमें समझने की जरूरत है। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो ये बता रहा है कि मध्यम वर्ग का साथ अभी भी बीजेपी को है। अच्छा, उनके परसेंटेज कम हुए हैं लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी को जो वोट देने वाले लोग हैं वो मध्यम वर्ग के लोग हैं। जो गरीब तबका है, जिनके लिए शौचालय, जिनके लिए नल जल, जिनके लिए अनाज, जिनके लिए बाकी सारी सुविधाएं दी गई, वो अभी भी बीजेपी को पूरी तरह से डेडिकेट होकर वोट नहीं कर सका। और ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जो फील्ड में दिख रहा था वो दिख रहा था कि जो अन्न दिया जा रहा है, जो अनाज दिया जा रहा है, उसको लेकर लोग थोड़े सक्रिय दिख रहे थे। लेकिन जैसा होता है गांव में कि उन पर एक प्रभाव होता है, सोसाइटी का एक प्रभाव होता है, जात का एक प्रभाव होता है, संप्रदाय का अपना प्रभाव होता है। इस प्रभाव से गांव अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनाज दिया है, उनको वोट देना चाहिए। लेकिन वो जब एक समुदाय में चले जाते हैं तो फिर वो उनको हाँका जाता है कि आप किस तरफ जाएं। और अगर गांव को आप ठीक से पकड़ देंगे तो आप वोटर्स को अपनी तरफ ला सकते हैं। इसमें कांग्रेस बहुत सक्रिय रही है और कांग्रेस ये उसका जो संगठन है वो पूरी तरह से इसमें सक्रिय रहा है। और जैसे एक गारंटी कार्ड वितरित कर दिया गया जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया कि आपको पैसे मिलेंगे और इस तरह की चीजें, वो सीधे के तौर पर डायरेक्ट बांट दिया गया था। और नतीजा ये हुआ कि उनके कार्यालयों में कई सारे लोग पहुंचे कि साहब हमको पैसा दीजिए, चूंकि हमने आपको वोट दिया था। तो इस तरह की चीजें जो अफवाह की शक्ल में पहुंचाई गई, उसका भी असर गांव पर ज्यादा हुआ। शहर के लोग जानते थे कि वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन गांव पर इसका असर हुआ। तो वो भी एक फैक्टर है। लेकिन इन सब के अलग जो बात नहीं कह सकते थे प्रधानमंत्री, वो ये है कि बीजेपी का जो संगठन है वो शायद इस बार उतना सक्रिय नहीं था, क्योंकि हर जगह एक ही चर्चा थी कि वो सिर्फ मोदी के नाम पर जीत जाएंगे। उनके पास एक इतना बड़ा नाम है जो इसके बाद उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नतीजा ये हुआ कि पार्टी का कई सारा हिस्सा घर बैठा रह गया और वो निकला ही नहीं। उसको लगा कि वो बड़ी आसानी से जीत मिलने वाली है। ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड था मोदी के नाम पर, वो महंगा पड़ा है पार्टी को, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता अगर अपने वोटर्स को कन्विंस नहीं करेंगे, खासकर गांव में अगर अपने वोटर्स को लेकर बूथ तक नहीं पहुंचेंगे तो वो चलेगा कैसे? वोटर्स कैसे बूथ तक पहुंचेंगे? तो उन तक जो दूसरे दल पहुंचे उनके हिसाब से काम हुआ। और इसलिए ये आवाजें उठ रही हैं
कि पार्टी में कहीं भीतर घात हुआ। मुझे लगता है भीतर घात हुआ हो या ना हुआ हो, ये तो खैर वो अलग एक इशू है, उस पर जांच करेगी पार्टी। लेकिन भीतर घात के अलावा एक फैक्टर ये जरूर था जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस एक फैक्टर था। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। कई नेताओं ने यह भी कहा, बीजेपी के कई नेताओं का यह बयान भी रहा है कि हम लोग जो है कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। ठीक है, एसके राजू का रुख कर लेते हैं। एसके राजू जी, यहाँ पर बात की जाए, आज जब नीतीश कुमार सेंट्रल हॉल में पहुंचे तो ऐसे में नीतीश कुमार के भाषण पर सबकी निगाहें थी, और नीतीश कुमार के भाषण को हम थोड़ा सा डिकोड करें तो उन्होंने ये तो कहा कि जेडीयू उनके साथ है, और उसके बाद भाषण के बाद उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के पैर भी छुए। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने बिहार को लेकर एक बात कही। बिहार को लेकर कहा कि कुछ बातें हैं जिस पर चर्चा होगी, बाद में चर्चा हम लोग मिल बैठ के कर लेंगे। तो क्या अभी भी नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें आपको याद होगा कि 4 तारीख को जब चुनावी परिणाम सामने आया था, उसके बाद से लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो एक बार फिर से पलटी मारेंगे। और हद तब हो गई जब दूसरे दिन यानी कि 5 तारीख को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट में बैठे, पहले आगे पीछे बैठे और फिर एक तस्वीर वायरल होती है कि दोनों साथ हैं। अभी तक दुविधा की स्थिति थी मनीष जी, लेकिन आज नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज था, आप देखे होंगे कि जब नरेंद्र मोदी आते हैं सेंट्रल हॉल में और उसके बाद वो जब नीतीश कुमार के पास जाते हैं तो नीतीश कुमार दोनों हाथ को लगातार जोड़े खड़े रह जाते हैं। और उसके बाद ये चीज पता चल जाता है कि भाई नीतीश कुमार के मन में कोई भी वैमनस्यता जो है वो नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए। और ये जो लगातार चर्चाएं आ रही थी, खास करके विपक्ष के द्वारा कही जा रही थी कि भाई नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल लेंगे, उनको ऑफर जो है वो दिया गया है, ये तमाम चीजों पर जो है वो पूर्ण विराम लग गया। उसके बाद जब नीतीश कुमार की बारी आती है तो आप देखिए कि उन्होंने जो स्पीच देना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि वो अब कभी भी नरेंद्र मोदी जी आपका साथ मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगा। और आपको याद होगा कि बिहार में जो रैलियां हो रही थी, लगभग 71 रैलियों में से 44 रैली में नीतीश कुमार इस बात को हमेशा से दोहराते रहते थे कि जो गलती हो गई वह हो गई, इस बार अब वो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जो है वो साथ नहीं छोड़ेंगे। ये एक बड़ी बात है मनीष जी। और अमूमन ये चीज था कि नहीं भाई, चुनाव में चूंकि जिस तरीके से बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उसके बाद ये चीज सामने आ रहा था कि नहीं भाई नीतीश कुमार जो है वो हो सकता है कि पाला बदल ले। लेकिन आज नीतीश कुमार ने हद कर दी और यह बता दिया कि भाई विपक्ष को भी करारा जवाब देंगे और कुछ लोग जो इधर उधर कर रहे हैं उन लोगों की अब नहीं चलने वाली है। बिहार को लेकर के काम करेंगे और बिहार में तो काम की बात करेंगे। इन्होंने ये बातें भी कही। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले लोकसभा यानी कि अगले चुनाव में विपक्ष का सुपरा साफ कर देंगे। ये तमाम बातें यह बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार जो है वो अब पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ जो है वह एनडीए के साथ है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी विडंबना रही है। उनके विषय में कहा जाता है कि बड़े इगोइस्टिक पॉलिटिशियन है वो, उनको जरा सा भी अपने ईगो पर लग जाता है। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही वो स्पीच अपना खत्म करते हैं वो फिर जाते हैं नरेंद्र मोदी के पास, और ऐसा दूसरी बार देखने को मिला है। एक बार मुझे याद है कि नवादा में भी इस तरीके से वो सार्वजनिक मंच पर बैठे थे और फिर मोदी जी का वो पैर छूने लगे थे। लेकिन आज तो सेंट्रल हॉल में जहां पर कि तमाम एनडीए के नेता वहां पर मौजूद हैं, तमाम सांसद, नवनियुक्त जो सांसद हैं वो मौजूद हैं, उनके सामने उन्होंने अपने बाएं हाथ को झुकाया मोदी जी की पैर की तरफ। फिर मोदी जी चीजें यह बता रही है कि नीतीश कुमार जो है वो अभी फिलहाल इधर उधर जाने वाले नहीं है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो नीतीश कुमार के आज के बॉडी लैंग्वेज पर देखिए कि अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ा बयान आ गया है आरजेडी की तरफ से। मैं भी वही देख रहा था। आरजेडी ने कहा है कि अब कितना गिरिएगा नीतीश कुमार, अब इसकी पराकाष्ठा हो गई है आपके गिरने की। हालांकि वहां पर जो तमाम बड़े नेता हैं जेडीयू के वो भी वहां पर मौजूद है, सांसद तमाम वहां पर मौजूद है। तो नीतीश कुमार कोई दर्शा दिया एक बार फिर से कि नरेंद्र मोदी के साथ इस बार वो कंप्लीट दिल से जुड़े हैं और इस बार वो साथ नहीं जाने वाली है। रही बात बिहार की, तो देखिए बिहार में कई ऐसी मांगे हैं। क्योंकि कल से खबरें ये भी आ रही थी परसों से कि भाई 3 मंत्री मंडल में 3 मंत्री का पद जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से मांगा जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कल देर शाम जब ललन सिंह का एक बयान आया दिल्ली में, उन्होंने कहा कि जो भी बातें आ रही है वो तमाम बातें मीडिया में पूरी तरीके से भ्रामक है। हमारी तरफ से कहीं
कहीं कोई मांग नहीं रखी गई है। ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अपने किस सहयोगियों को कौन सा कैबिनेट का पद वो देते हैं। और आज देखिए कि नीतीश कुमार ने भी ये चीज क्लियर कर दिया है। और थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने भी ये चीज कहा कि भाई ब्रेकिंग न्यूज पर आप ध्यान मत दीजिए अब, कि ब्रेकिंग न्यूज से सरकार नहीं चलती है। तो उन्होंने मीडिया पर भी कहा, यानी किसी तौर पर उनका इशारा था कि ये जो बयानबाजी हो रही है, लगातार जो खबरें चल रही है कि 3 सीट जेडीयू मांग रही है 5। ठीक है गंगेश जी, यहाँ पर एक चीज और सब बात कर ले कि देखिए एक चीज और भी उन्होंने कही, मंत्री पद को लेकर एक बात पीएम नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दी, अंतिम में उन्होंने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर जितने सांसद बैठे हैं उनके पास फोन आ सकता है, लोग ये बोल सकते हैं कि भाई आपको ये मंत्री पद मिल रहा है, आप लोग पूरा परिवार लेकर झोला लेकर वहां पहुंच जाइए। तो इस भ्रम में मत रहिए, इस चीज पर इन सब चीजों से दूरी बनाइए और इंडिया अलायंस से भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वो लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो और कई हम जो मीडिया चैनल है वो दिखा रहा है कि ये इनको ये मंत्री पद मिल गया, उनको वो मंत्री पद मिल गया, इस तरह की खबरें आती रहेंगी। तो इन सब पर फिलहाल ध्यान ना दे, जो भी होगा वो आपके सामने होगा, वो पूरी निष्पक्षता के साथ होगा, वो आपको पता चल जाएगा। इस तरह का भी बयान उन्होंने अपने लास्ट भाषण के दौरान दिया है, तो ये भी एक बड़ा बयान है। से एक बड़ा बयान है। और चूंकि देखिए मीडिया कांग्रेस परंपरा के हिसाब से मीडिया में कई मीडिया के सोर्सेज ऐसे हैं जो कांग्रेस परंपरा के हिसाब से चल रहे हैं। ये तय है कि ऐसे जितने भी मौके आए हैं प्रधानमंत्री ने उन सबको गलत ठहराया है। वो चाहे अभी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चुनाव हो, मध्य प्रदेश में चुनाव हो के बाद मुख्यमंत्री चुनना हो, तो इस तरह के, या हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलना हो, इस तरह के जितने भी मौके आए प्रधानमंत्री ने उन जो सेट पैटर्न थे उनको तोड़ दिया है। तो बहुत साफ है कि इससे उस पर जाने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर आप लगातार ये करते हैं, लगातार आप ब्रेकिंग में किसी नेता का नाम लेते रहते हैं, तो उस नेता की उम्मीद जरूर जग जाती है। फिर उसे अगर ना बनाया जाए तो उसके अंदर एक निराशा घर कर जाती है कि मुझे बनाया जाना था लेकिन मुझे नहीं बनाया गया। तो इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने चिताया कि वो जो ब्रेकिंग चलती है और जो दूसरे तरीके हैं उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कीजिए। जो सेट फॉर्मेट है कि आपके पास जो फ़ोन जाएगा वो जो जिस तरह जैसे जो होना चाहिए उसी तरीके से आपके पास जाएगा। किसी पत्रकार या किसी चैनल के कहने पर आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप राडिया टेप को याद करें, जो कि मीडिया पर एक काला धब्बा है। राडिया टेप में ये साफ पता चलता है कि कैसे सेटिंग होती थी ऊपर प्रेस और मंत्रियों को लेने देने में और सरकार बनाने में, सरकार गठन को लेकर। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो इस परंपरा को प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ दिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि क्या तेलुगु देशम और जेडीयू दोनों अब जिस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं, क्या अब बीजेपी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात के लिए एश्योर हो सकते हैं कि उनकी सरकार स्टेबल रहेगी या उनकी सरकार जबरदस्त तरीके से पूरे 5 साल चला लेगी? मुझे लगता है स्टेबिलिटी को लेकर ज्यादा खतरा नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह होगी, वो ये है कि वो जो बड़े मुद्दे होंगे जिनको कि प्रधानमंत्री मोदी लाएंगे ही, जो वो इस बात की चर्चा बार बार कर रहे हैं। अग्निवीर एक मुद्दा ये भी था सर, एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे आपको। एक मुद्दा जो चल रहा है अग्निवीर को लेकर, बार बार जेडीयू अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है कि अग्निवीर को लेकर चर्चा होगी, एक बार चर्चा करनी चाहिए। यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बार बार ये आ रही है कि चर्चा करनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि इस पर चर्चा होगी, क्योंकि यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है, और एक मुस्लिम आरक्षण को लेकर जिस पर टीडी के एक नेता ने साफ किया है कि नहीं भाई, यहाँ पर हम जो है जो काम कर रहे हैं मुस्लिम आरक्षण को लेकर हमारी तरफ तो यही चलेगा। तो क्या इन सब चीजों को लेकर थोड़ी बहुत चीजें हो सकती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इन सब का वे आउट निकलेगा जी।
ये ऐसा नहीं है कि जिस रूप में कोई एक पक्ष चाहेगा जिस तरह से चलाना वैसा चल जाएगा जी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के काम करने का अपना एक स्टाइल है और स्टाइल। उसमें बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उस पर वो जो जैसे अग्निवीर को लेकर कोई बात होती है तो ठीक है, अगर वो अच्छे सजेशन होंगे तो उनको इंक्लूड किया जा सकता है। चूंकि अग्निवीर को विपक्ष ने मुद्दा बनाया था तो ये मुद्दा उनके हाथ से ले लिया जाए, विपक्ष के हाथ से ले लिया जाए, इसलिए अग्निवीर को हो सकता है वो टच करें और अग्निवीर के लिए कुछ और ये करें। सवाल ये है कि विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, आप देखेंगे कि जितने बड़े मुद्दे विपक्ष उठाता रहा है प्रधानमंत्री मोदी उसको अपने स्टाइल से खारिज करते रहे हैं। हाँ, किसी को भी ओवरलुक नहीं किया है, उसका जवाब जरूर दिया है। तो अग्निवीर का सवाल पैदा हुआ तब उसका जवाब मिलेगा। राफेल का सवाल पैदा हुआ था, उसका जवाब मिला था। तो जब भी आप सवाल खड़ा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के सामने तो उसका जवाब जरूर मिलेगा आपको। और इसलिए आप इसको बहुत इस कार्यकाल को बहुत आसानी से नहीं ले सकते हैं। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की कि हर हालत में थर्ड पोजीशन में पहुंचना है। तो वो थर्ड पोजीशन में पहुंचना मुझे लगता है कि भारत के रेंज में भी है। उसके बाद सेकंड और फर्स्ट में पहुंचने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। तो चूंकि बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात उन्होंने कही। तो कई सारे मुद्दे हैं इस पर। और लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि किस तरह से उन्हें समर्थन देने की बात कही है उनके सहयोगी दलों ने। एनडीए के बारे में जितनी बातें उन्होंने कही और कहा कि हमने सबका विकास का एक मंत्र दिया था और आज आप लोग जिस तरह से साथ में हैं वो बताता है कि हमने जो प्रयास किया था वो सफल रहा। तो वो एनडीए को इस भाषण में 2-3 बातें जो मुख्य रूप से निकाली जा सकती हैं वो ये है कि एनडीए पर उन्होंने जोर दिया, एनडीए की ताकत समझाई लोगों को। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मिडिल क्लास का जिक्र उन्होंने किया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मिडिल क्लास, इकोनॉमिक ग्रोथ और जो सबसे अहम बात कि बड़े फैसले होंगे, बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। और जो पिछला 10 साल था वो तो सिर्फ ट्रेलर था, असली काम अब होगा। तो ये मुद्दे जो हैं वो निश्चित रूप से उनके कार्यकर्ताओं में बहुत जोश भरेंगे। उनके प्रशंसकों और उनके वोटर्स में एक विश्वास पैदा होगा कि मोदी अभी भी उसी दमखम के साथ केंद्र में मौजूद हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पिक्चर ये थी कि जब योगी उनसे मिलने आए तो उन्होंने उनके पीठ पर 2 बार थपथपाया। जो विजुअल्स अगर आप देख रहे होंगे तो 2 बार उनकी पीठ को थपथपाया उन्होंने। वो कोई, हालांकि पूरे कार्यक्रम के दौरान योगी सामने बैठे हुए थे और उनका चेहरा निश्चित रूप से उतरा हुआ था। सही कह रहे हैं। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गए तो उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई 2 बार। आमतौर पर वो 1 बार किसी से मिले, किसी से हाथ मिलाया, लेकिन उनकी पीठ उन्होंने 2 बार थपथपाई। मेरे ख्याल से, मैं अगर ठीक से देख पाया हूँ, भीड़ थी ज्यादा, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की भी पीठ थपथपाई उन्होंने। राजीव जी देख पाए हो अगर तो, जो दूर से मैंने देखा वो ऐसा लगा उन तस्वीरों में कि वो पीठ उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से भी की भी पीठ थपथपाई। तो जितने भी लोग थे, अब जो इसमें वो जो लोग उनसे मिल रहे थे उनकी तस्वीरें अभी भी चल रही हैं उस पर तो टेलीविजन पे। तो उन तस्वीरों को अगर आप बहुत गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो बीजेपी के वो लोग जो कि जिम्मेदार थे, जिनसे उम्मीद थी कि वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, वो प्रदर्शन जैसे महाराष्ट्र है उसमें देवेंद्र फडणवीस का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। इसी तरह से योगी का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। तो ये तमाम लोग खुद में ही रिग्रेट कर रहे हैं मानो
निश्चित रूप से सांगठनिक रूप से कोई चूक हुई है, क्योंकि जितने जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और है और ये रिजल्ट कुछ और है। संगठन में कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसका कि नतीजा ये है। ठीक है एसके राजू जी, यहाँ पर देखिए संगठन में चूक हुई है, उसका नतीजा ये है। लेकिन आज जब पीएम नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे सेंट्रल हॉल में, तो आत्मविश्वास झलक रहा था उनकी भाषा में भी, उनके भाषण में भी और उनके चेहरे में भी। एक आत्मविश्वास जो था, जो पहले आत्मविश्वास हम देखते थे, वो आत्मविश्वास झलक रहा था। और ये इस भाषण के दौरान उन्होंने जैसे 2-3 बातें अभी गंगेश सर ने भी हम लोग को बताई कि 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही। मिडिल क्लास फैमिली को लेकर उन्होंने कहा, एनडीए को बताया कि हम कितने मजबूत लोग हैं, इसको समझिए, अपनी ताकत को समझिए। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए हम लोग बड़े मजबूती से आगे बढ़े हैं, हमें पूर्ण बहुमत मिला है और हमें उसी पूर्ण बहुमत के आधार पर आगे बढ़कर हमें काम करना है और हम कई बड़े फैसले लेंगे, उसमें आपका साथ चाहिए। एक रोकना मैं चाहूंगा, अगर ठीक है मनीष, मैं रोकना चाहूंगा। इस समय प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से मिलने गए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि पीएम जो नरेंद्र मोदी जी अभी लाल कृष्ण आडवाणी से मिलने गए हैं, उनका भी आशीर्वाद लेंगे। पुराने नेता है, दिग्गज नेता है। ठीक है एसके राजू जी। नहीं देखिए, दरअसल में मनीष जी सर जो बोल रहे हैं, मैं आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ कि सर वहाँ क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सर की आवाज़ मुझ तक पहुँच नहीं पा रही है। लेकिन देखिए, इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे तो आप 4 तारीख के उस सीन को याद कीजिए, जब चुनावी परिणाम सामने आ गया था और नरेंद्र मोदी जी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। उस समय जो उनका बॉडी लैंग्वेज था और उनके चेहरे पर जो भाव था, वो ये बता रहा था कि नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने का मलाल जो है वो है, और वो मोदी जी के चेहरे पर भी साफ दिख रहा था। लेकिन 2 दिनों में जो एनडीए की लगातार बैठक हुई और उसके बाद भी एक दुविधा की स्थिति थी नरेंद्र मोदी के मन में कि पता नहीं जब एनडीए की बैठक होगी उसके बाद फिर क्या कुछ होता है। लेकिन आज जब वो बैठक में पहुंचे और उसके बाद जब वो नेताओं से मिले, तो उसके बाद का जो उनका बॉडी लैंग्वेज है आप उसको देखिए, और उसके बाद फिर स्वतः स्फूर्त आप कह सकते हैं कि एक चमक जो है वो मोदी जी के चेहरे पर आ गई, जो कि पहले हुआ करती थी। जो उनका बॉडी लैंग्वेज पहले हुआ करता था, जिस तरीके से पहले वो अपनी बातों को रखते थे, उसी तरीके से उन्होंने रखा। देखिए, दरअसल में कोई भी जो सत्ता के जो सर्वोच्च पद पर बैठा है सरकार में, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो या फिर देश में हो, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को यह लग जाता है, या फिर जो सर्वसम्मति से नेता चुना जाता है संसदीय दल का, जब उसको यह कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं भाई, हमारे साथ जो लोग हैं वो हृदय से हमारे